तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ थारू का कुआं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गोपालपुर गांव अजूबों का गांव था। शाम होते ही गांव के मुखिया हरभजन सिंह की चौपाल पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता और किस्से व कहकहों से सारा गांव गूंज उठता था। गोपालपुर का मनसूख खबरों का एक चलता फिरता अखबार था। वह दिन भर खबरों को इकट्ठा करता और शाम होते ही मुखिया की चौपाल पर जा पहुंचता और दिन भर की खबरों में नमक मिर्च मिलाकर उन्हें चटपटा बना देता। आप लोगों ने कभी किसी घने बरगद के पेड़ पर किसी को ढोलक बजाते देखा है? नहीं देखा ना, मैंने भी कभी नहीं देखा, पर सुना जरूर है। घटना अपने ही गांव के भूतहा मैदान की है। कल शाम तुलसीपुर का राम रतन जब इस गांव से होकर गुजर रहा था तो अचानक थारू के कुएं के पास उसने एक बरगद के पेड़ पर ढोलक बजते सुनी थी। इतना ही नहीं, उसने उस पेड़ से खून बरसते भी देखा था। उसके छींटे में उसके कपड़ों पर देख कर आ रहा हूँ। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं तो कितनी ही बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, पर मैंने तो वहाँ कुछ देखा और ना कुछ सुना। लेकिन यह सच है मुखिया जी, अगर मेरी बात को विश्वास ना हो तो कल कल राम रतन को बुलाकर उसी से पूछ लेना। हाँ हाँ, कल उसी को बुलाकर पूछेंगे। अगले दिन मुखिया ने राम रतन को अपने पास बुलवाया। क्यों राम रतन, मनसुख जो कह रहा है वह सही है? बिल्कुल सही है मुखिया जी, मेरा तो उस दिन डर के मारे बुरा हाल हो गया था। फिर तो हम भी इस अजूबे को अपनी आंखों से देखेंगे। तो आज रात ही चलिए मेरे साथ, आप भी देख लेना रात को। हाँ मुखिया जी, ये अजूबे अक्सर रात में ही देखने को मिलते हैं। उसी दिन रात को मुखिया अपनी बंदूक लिए गांव के कुछ लोगों के साथ भूतहा मैदान की ओर चल पड़े। मनसुख और राम रतन भी उनके साथ थे। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। थोड़ी ही देर में वो सब लोग उस भूतहा मैदान में जा पहुंचे। कहाँ सुनी थी तुमने वह ढोलक की आवाज़ राम रतन? यहीं थारू के कुएं के पास उस बरगद के पेड़ के ऊपर सुनी थी मुखिया जी। और खून बरसते कहाँ देखा था? इस पेड़ के नीचे जहाँ पर इस वक्त आप खड़े हैं। तभी बरगद के पेड़ से ढोलक के बजने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। सुनिए मुखिया जी, बरगद के पेड़ से ढोलक के बजने की आवाज़ आ रही है। हाँ, ढोलक बज रही है मुखिया जी। उसी क्षण गंगू, इस पेड़ पर रोशनी डालकर देखो कि कौन पेड़ के ऊपर बैठा ढोलक बजा रहा है। जी मुखिया जी। गंगू ने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डालकर देखा। पेड़ पर तो कोई नहीं है मुखिया जी। कोई नहीं है तो फिर यह ढोलक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी पेड़ के ऊपर से खून भी बरसने लगा। खून मुखिया जी, देखो खून बरस रहा है। हाँ, खून ही है मुखिया जी। खून की बूंदें अपने कपड़ों पर गिरती देखकर मुखिया भी आश्चर्य में पड़ गया। अजीब बात है, पहले ढोलक की आवाज़ आई और उसके बाद खून बरसने लगा। क्या तमाशा है? यह कोई तमाशा नहीं मुखिया जी, मुझे तो भूतों को करामत लगती है। भागो वरना सब मारे जाओगे। भूत का नाम सुनते ही सब लोग वहां से भाग खड़े हुए। भूत भागो। ढोलक के बजने तथा खून बरसने वाली घटना से गांव के लोगों में दहशत फैल गई। तभी एक आश्चर्यजनक घटना और घट गई। गोपालपुर गांव के पंडित राजा राम का बेटा अजय फौज में कैप्टन था और कई वर्षों बाद वह छुट्टी लेकर अपने गांव आ रहा था। उसे भूतहा मैदान के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए रात को जाने पर भी वह उसी रास्ते से होकर गाँव जा रहा था कि अचानक थारू के कुएं के पास पहुंचकर उसे ढोलक के बजने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, यह ढोलक की आवाज़ कैसी? इतनी रात गए इस वीराने में कौन ढोलक बजा रहा है? फिर दो कदम आगे बढ़ती उसके ऊपर खून की बारिश होने लगी। अरे, ये खून की बूंदें कैसी? इससे पहले जब मैं गांव आया था तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। खैर, गांव जाकर इसका भेद मालूम करूंगा। वह अभी दो कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक किसी भारी चीज़ से टकराकर गिरते गिरते बचा। उफ, यह पत्थर रास्ते में किसने डाल रखा है? मैं गिरने से बच गया। यह कहकर अजय ने जैसे ही पत्थर हटाने के लिए अपना हाथ नीचे किया कि चौंक कर पीछे हट गया। अरे, यह तो किसी आदमी की लाश है। अगले ही क्षण उसने लाइटर जलाकर जब उस आदमी को देखा तो उसके मुख से जोर की चीख निकल गई, पिताजी। अगले ही क्षण वह लाश को उसी दशा में छोड़कर लोगों को बुलाने के लिए तेजी से गांव की ओर भाग खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वह हाँफता हुआ मुखिया की चौपाल पर जा पहुंचा। मुखिया जी, जल्दी चलिए, थारू के कुएं के पास न जाने किसने मेरे पिता की हत्या कर दी। पंडित जी की हत्या? कुछ ही देर बाद थारू के कुएं पर गांव के लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बेटा, बुरा ना मानना, यह हत्या नहीं बल्कि भूतों का कारनामा है। नहीं मुखिया जी, यह हत्या है। क्या आप भी इन भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे? मुखिया जी, पहले नहीं करता था बेटा, लेकिन जब से अपनी आंखों से घटनाएं देखी है तब से करने लगा हूँ। उफ, यह कैसा अंधविश्वास है। तभी पुलिस की जीप भी वहां आ गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए भूतों का एक और कारनामा। सब कुछ जानते हुए भी लोग न जाने क्यों इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर प्रशांत ने अपनी कार्यवाही पूरी करने के बाद लाश सील मोहर करके अपनी जीप में
रखवा दी। मुझे बड़ा दुख है मिस्टर अजय कि आपके पिता भी दुर्घटना के शिकार हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इंस्पेक्टर, यह कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सीधी सादी हत्या है। मिस्टर अजय, आप बहुत दिनों बाद इस गांव में लौटे हैं, इसलिए आपको यहाँ के हालात का पता नहीं है। यहाँ भूतों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। आपके पिता भी उसी हादसे के शिकार हुए हैं। इतना कहकर प्रशांत अपनी जीप लेकर चला गया। अजय भी हताश सा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद अजय का दोस्त केशव पंडित उसके पिता के मरने की खबर पाकर गांव आया। चाचा जी के कत्ल की खबर सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ अजय। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यहाँ लोग पिताजी की हत्या को हत्या नहीं, भूतों का एक हादसा बताते हैं। क्या यह संभव है? होने को तो इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन चाचा जी को एकाएक इस तरह मरना कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। फिर उस साजिश को कैसे पता चले? कैसो? तुम घबराओ नहीं मित्र, मैं तुम्हारे पिता के कातिलों को पकड़कर कानून के हवाले करूंगा। अगर ऐसा संभव हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मित्र, यह तो मेरा फर्ज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद केशव पंडित ने अजय के साथ मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की। हाँ, कातिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी यह तरकीब ठीक रहेगी। तो फिर ठीक है, हम इसी योजना पर अमल करेंगे। उस रात केशव पंडित घर के बाहर चबूतरे पर अपनी चारपाई डालकर लेट गया। केशव पंडित गुप्तचर विभाग का एक बड़ा अधिकारी भी था। अचानक रात के 12 बजे उसने देखा कि एक काला लबादा ओढ़े कोई साया, एक हाथ में लालटेन और दूसरे के हाथ में कोई पैकेट लिए तेजी से भूतहा मैदान की ओर बढ़ा जा रहा है। अरे, यह काले नकाब में कौन आदमी है और इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? अगले ही पल केशव अपनी चारपाई से उठा और दबे पांव उसका पीछा करने लगा। आज पता चलेगा कि ये कैसे भूत हैं। वह नकाबपोश थारू के कुएं के पास जाकर रुक गया। उसने कुएं में झुककर 3 बार कोयल की आवाज़ लगाई, कूहू कूहू कूहू। तभी कुएं के अंदर से एक लिफ्ट ऊपर आई और वह नकाबपोश उस लिफ्ट पर सवार होकर कुएं के अंदर चला गया। कमाल है, अभी तो लिफ्ट ऊपर थी और अभी ही गायब हो गई। जरूर कुछ दाल में काला है। कुछ देर बाद उसी लिफ्ट के सहारे 2 नकाबपोश कुएं से बाहर निकले। कहो, उस हत्या के बारे में कोई ज़्यादा हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं, गांव वाले और पुलिस को पूरी विश्वास हो गया है कि वह हत्या भूतों ने की है। चलो, इस बात से तुम्हें तो फ़ायदा हो गया, तुम्हारा बदला भी खत्म हो गया। सो तो है, साला अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता था। उसका बेटा फौज में क्या था, खुद अपने आप को फौजी समझने लगा था। अच्छा, अपने सरदार की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं मिली। वैसे सुना है कि इस बार वह खुद माल लेने आ रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर पहले वाला नकाबपोश वापस गांव की ओर लौट पड़ा और दूसरा नकाबपोश उसी लिफ्ट के सहारे नीचे कुएं में समा गया। तो यह माजरा है। अगले दिन सुबह केशव ने रात वाली घटना अजय को बता दी। एक बात बताओ मित्र, तुम्हारे पिता की गांव के किसी आदमी से दुश्मनी थी? किसी से नहीं, वह तो बहुत सीधे स्वभाव के आदमी थे। इसका मतलब है कि हमें अब गांव के लोगों की जासूसी करनी होगी। इतना कहकर केशव पंडित वापस अपने शहर चला गया। कुछ दिनों बाद उस गांव में न जाने कहां से साधुओं का एक दल आ पहुंचा, जिसने भूतहा मैदान में अपना डेरा जमा लिया। भैरव, हमारा यहीं डेरा लगा दो, यहाँ बहुत शांति है। जो आज्ञा महाराज। साधुओं के उस दल में कई युवा साधु भी थे। गांव के मुखिया को जब उस साधु मंडली के आने का पता चला तो वह अपने कुछ चमचों के साथ धनेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। चलो, हम भी तो देखें कि वह कितना पहुंचा हुआ साधु है। वे जब धनेश्वर बाबा के डेरे में पहुंचे, महाराज, गांव के मुखिया जी आपके दर्शन के लिए आए हैं। जाओ, उन सब मूर्खों को यहाँ भेज दो। अगले ही क्षण, आओ मुखिया, हमें मालूम है कि तुम यहाँ हमसे यही कहने आए हो कि हम अपना डेरा यहाँ से हटाकर कहीं और लगा लें। कमाल है, यह बाबा मेरे मन की बात कैसे जान गए? यह जरूर कोई पहुँचे हुए साधु हैं। क्यों मुखिया, हमारी बात सुनकर सोच में पड़ गए? अरे मूर्ख, हम धनेश्वर बाबा हैं। हमें पता है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया है जिसके मन में यहाँ के बहुत सारे भेद छिपे हैं, लेकिन इस समय हमारी समाधि का समय हो रहा है। अब तुम जाओ, फिर आना, तब हम बताएंगे कि वह भेदिया कौन है। आप धन्य है बाबा, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। फिर बाहर आने पर हमारे गांव में ऐसा कौन आदमी है जिसे यहाँ का भेद मालूम है? यह सब बकवास है मुखिया जी, हमारे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है। इस बाबा ने वैसे ही तीर में तुक्का लगाया है। नहीं शेर सिंह, इतना पहुंचा हुआ साधु कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस गांव में ज़रूर कोई ऐसा आदमी है जिसे यहाँ के सारे भेद मालूम है। तो फिर कौन है वह? इसका भी पता बहुत जल्द लग जाएगा, क्योंकि धनेश्वर बाबा उसे पहचानते हैं। यह कहकर मुखिया अपने साथियों के साथ गांव वापस लौट गया। अगले दिन मुखिया की चौपाल पर धनेश्वर बाबा की किस्सों की चर्चा होने लगी। कल रात तो धनेश्वर बाबा ने कमाल ही कर दिया मुखिया जी। क्या हुआ मनसुख?
कल रात जब बाबा अपनी समाधि में थे तो अचानक एक भूत ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन धनेश्वर बाबा ने उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। सच? फिर तो वह बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं। उसी क्षण, लेकिन मैंने तो सुना है कि वह भूत बाबा का मुरीद बन गया है और उनकी सेवा करता है। यह तो और भी चमत्कार हो गया। अब तो हमें बाबा के लिए कुछ भेंट ले जानी चाहिए। आपके वहाँ भेंट ले जाना बेकार है मुखिया जी, क्योंकि बाबा सिर्फ आग आग खाते हैं और हवा पीते हैं। इतना ही नहीं मुखिया जी, वह तो पानी पर चलते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। फिर तो मैं उनके दर्शन करने एक बार फिर जाऊंगा। अगले दिन मुखिया उनके डेरे पर जा पहुंचा। डेरे पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तभी कैप्टन अजय लोगों की भीड़ चिरता हुआ बाबा के पास जा पहुंचा। क्यों फौजी, अपने बाप के कातिल को पूछने आए हो? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर बताइए ना कि मेरे पिता की हत्या किसने की है? इसी गांव के एक आदमी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है। हमारी तीसरी आंख उस आदमी को देख रही है। वह अपने घर में छिपा बैठा है। लेकिन महाराज, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर किसने हत्या हत्या कर दी उनकी? इस बात का भी जल्दी पता चल जाएगा। अब मेरी समाधि का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बाबा अपने डेरे के अंदर चले गए। उसी क्षण बाबा से मिलने का समय समाप्त हो गया। अब आप लोग भी जाइए। उधर शहर की एक आलीशान इमारत में एक व्यक्ति ट्रांसमीटर पर किसी से बात कर रहा था। हेलो, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। जनरल, कहिए हमारे लिए क्या संदेश है? हेलो टाइगर, यह आजकल तुम्हारे देश में शांति कैसे छा रही है? बहुत दिनों से हमें बम और धमाकों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। क्या बात है? क्या करें जनरल, हमारे पास जितना गोला बारूद था हम उतने धमाके कर चुके हैं। तो क्या नया माल तुम्हारे पास अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, हम तो कब से उस माल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओह, तुम उसी समय सरदार ज्वाला सिंह से पूछो कि उसने हमारे माल की अभी तक सप्लाई क्यों नहीं दी। तब टाइगर ने तुरंत सरदार ज्वाला सिंह से संपर्क स्थापित किया। हेलो सरदार, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। हेलो टाइगर, क्या नई खबर है? खबर क्या है? अभी अभी जनरल का मुझे संदेश मिला है कि तुम हमारे पास माल भेजने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं भेजा। क्यों? माल तो सारा तैयार है, पर उस जगह से हम निकल कर अभी नहीं ला सकते, मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है सरदार? पहले भी तो तुम्हारा माल वहाँ से आता था। मजबूरी यह है कि उस जगह के चारों ओर एक महात्मा ने अपना डेरा डाल रखा है। सुना है वह बड़ा पहुँचा हुआ साधु है, इसलिए आसानी से वहाँ से नहीं हटेगा। आसानी से नहीं हटता तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दो, लेकिन हमारा माल सप्लाई करो। मैं इसी सिलसिले में खुद वहाँ जा रहा हूँ, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। ओवर। उसी दिन धनेश्वर बाबा परेशान से अपने डेरे में चक्कर काट रहे थे। बाबा, आपके दर्शन को हजारों आदमी आ चुके हैं, लेकिन वह आदमी नहीं आया जिसकी हमें तलाश है। अगर नहीं आया तो इसमें उसकी किस्मत का दोष है। लगता है उसके भाग्य में हमारे दर्शन नहीं लिखे। तो फिर ऐसे कब तक डेरा डाले यहाँ पड़े रहोगे? बहुत बहुत ख्याति पाली, अब यहाँ से कुछ करने की तैयारी करो। नाराज ना हो चेले, 2-4 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद अपना तामझाम उठा लेंगे। सेठ धर्मदास गांव का साहूकार है। वह गांव के लोगों को ब्याज पर कर्ज दिया करता है। उसी समय गांव के मनसुख और सेठ सिंह ने धर्मदास के घर में प्रवेश किया। राम राम सेठ जी। राम राम भैया, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? क्या बताएं सेठ जी, आपके पास तो बिना मतलब के कोई आता ही नहीं। क्या रुपए की ज़रूरत आ पड़ी? मनसुख, कर्ज चाहिए? तौबा तौबा, आप तो हर वक्त अपने धंधे की बात करते हैं सेठ जी। कभी तो राम का नाम ले लिया करो। राम का नाम लेने वाले क्या इस गांव में कम है जो उन मूर्खों में अपनी गिनती करवाऊं? हम तो आपके पास किसी और काम से आए हैं। तो फिर मेरे लायक सेवा बताओ, क्या काम है? हम तो आपसे यह पूछने आए थे कि धनेश्वर बाबा के दर्शन करने सारा गांव गया, पर आप नहीं गए, क्यों? मैं उन ढोंगी साधु महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर ये इतने ही पहुँचे हुए होते तो घर बैठे पूछते, इस तरह जगह जगह डेरे नहीं लगाते फिरते। शायद आपको मालूम नहीं कि धनेश्वर बाबा बड़े अंतर्यामी हैं, सब के मन की बात जान लेते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं, वह वहाँ बैठे सुन रहे होंगे। सुनता है तो सुनते रहे मेरे ठेंगे से, मैं ऐसे ढोंगी वोंगी के चक्कर में नहीं पड़ता। तभी सेठ धर्मदास का एक सेवक थारू बाबा के आने की सूचना लेकर वहाँ आया। मालिक, थारू बाबा आए हैं। अच्छा भैया मनसुख, अब तुम जाओ, फिर कभी आना। अच्छा सेठ जी, लेकिन जाने से पहले आपके थारू बाबा के दर्शन तो करते जाएं। पता नहीं अचानक बाबाओं की जमात क्यों इस गांव में इकट्ठी हो रही है। कहते हैं पुण्य आत्माएं धरती पर तभी जन्म लेती है जब पाप बढ़ जाता है। चल भैया शेरू, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन तुम तो अभी थारू बाबा के दर्शन करने को कह रहे थे मनसुख। उसी क्षण थारू बाबा भी वहाँ आ पहुँचे। तो फिर कर लो दर्शन, मैं आ गया हूँ। बम बम भोले, जय हो थारू बाबा की।
तुम्हारा कल्याण हो मनसुख। वाह, महाराज तो मेरा नाम भी जानते हैं, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। तो फिर जा और अपने उस ढोंगी साधु से कह दे कि वो अपना तामझाम उठाकर यहाँ से चला जाए, वरना हम अपनी मंत्र शक्तियों से उसे जलाकर राख कर देंगे। जी मैं कह दूंगा महाराज। इतना कहकर मनसुख शेर सिंह के साथ वहाँ से चला गया। उन दोनों के चले जाने के बाद हमारे माल का क्या हुआ धर्मदास, उसे तुमने अभी तक पहुंचाया क्यों नहीं? अब क्या बताऊं बाबा, जब से धनेश्वर बाबा यहाँ आया है मेरा तो सब काम ही चौपट हो गया है। कौन है यह धनेश्वर बाबा, तुमने मालूम नहीं किया? मैंने तो अभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी। कहते हैं बड़ा पहुँचा हुआ महात्मा है, हर किसी के मन की बात जान लेता है। उसी डर से मैं उसके पास नहीं गया। ठीक है, हम उससे जाकर मिलेंगे और देखेंगे कि वह कितना पहुँचा हुआ महात्मा है। जरा सावधानी से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही सारा भेद खोल डाले। तुम मूर्ख हो धर्मदास, जो इतना डरते हो। मैं डाकू ज्वाला सिंह हूँ, मेरी रिवॉल्वर पर किसी का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त तुम हमारे आराम का इंतजाम करो। जो आज्ञा महाराज। उधर मुखिया की चौपाल पर सब लोग मनसुख और शेर सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये मनसुख और शेर सिंह अभी तक धर्मदास के यहाँ से नहीं लौटे। आते ही होंगे मुखिया जी, वह लाला बड़ा ही कहिया आदमी है, इतने आसानी से अपने मन को भेद नहीं देने वाला। तभी मनसुख और सेठ सिंह वहां आ पहुंचे। गजब हो गया मुखिया जी, आज इस गांव में जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? सेठ धर्मदास के यहाँ अभी अभी एक थारू बाबा आया है जो बहुत पहुंचा हुआ है। वह अपने धनेश्वर बाबा के लिए बहुत उल्टा सीधा बक रहा है। यह तो सचमुच गांव के लिए बड़े खतरे की बात है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मुखिया जी, जिससे हमारे गांव का विनाश ना हो? हमें तुरंत धनेश्वर बाबा से जाकर मिलना चाहिए। अब वही इस गांव का विनाश से बचा सकते हैं। मेरे साथ चलो। इतना कहकर मुखिया अपने आदमियों के साथ धनेश्वर बाबा के डेरे की ओर चल पड़ा। वे सब लोग जब धनेश्वर बाबा के डेरे में पहुंचे तो उस समय बाबा अपनी समाधि में थे। कहिए मुखिया जी, यह बेवक्त कैसे आना हुआ? हमें इसी वक्त बाबा से मिलना है, एक बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन इस वक्त तो बाबा अपनी समाधि में हैं। मगर हमारा बाबा से मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी धनेश्वर बाबा अपने डेरे से बाहर निकले। कुछ अनर्थ नहीं हो गया मुखिया, वह पाजी की औलाद थारू बाबा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर मुखिया जैसे आया था वैसा ही लौट गया। धनेश्वर बाबा अपने डेरे के अंदर चले गए। तभी थारू बाबा अपने चेलों के साथ वहां आ पहुंचा। कहिए महाराज, किससे मिलना है आपको? तेरे उस पाखंडी गुरु धनेश्वर से, जो यहाँ डेरा डाले गाँव के लोगों को उल्लू बना रहा है। जा और उससे जाकर कहे कि थारू बाबा आए हैं। क्षमा करें महाराज, इस वक्त धनेश्वर बाबा अपनी समाधि में हैं, आप किसी और वक्त आइए। ठीक है, हम अभी एक लात मारकर उसकी समाधि भंग कर देते हैं। यह कहकर थारू बाबा डेरे में घुसने लगा तो भैरव ने उसे रोक दिया। ठहरिए महाराज, आप अंदर न जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ होता है तो हो जाए, लेकिन थारू बाबा मन में जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उसी क्षण धनेश्वर बाबा अपने डेरे से बाहर निकल आए। बोल पाजी डाकू, तू हमसे क्या चाहता है? हम तेरी सब इच्छा पूरी कर सकते हैं। डाकू? इसको मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं डाकू हूँ? अगले ही क्षण, तू शायद मुझे नहीं जानता पाखंडी, मैं थारू बाबा हूँ। कितनी ही अदृश्य शक्तियाँ मेरे इशारों पर काम करती है। देखना चाहता है तो चल थारू के कुएं पर। चलो, आज शक्तियाँ का ही परीक्षा हो जाए। दोनों थारू के कुएं पर पहुँचे। ले देख, इस कुएं के अंदर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज। तू देख भी कैसे सकता है? तुझमें वह शक्ति ही नहीं है पाखंडी। अगर देख नहीं सकता तो सुन उस सोने की झंकार को जो इसके अंदर है। सुनाइए महाराज। तब आओ थारू के देव, जरा इस पाखंडी को सोने का झंकार सुना दीजिए। अगले ही क्षण उस कुएं के अंदर से एक तेज आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जैसे कोई सोने के सिक्के ऊपर से नीचे पटक रहा हो। ताज्जुब है, यह कुएं के अंदर से आवाज़ कैसे आ रही है? बस करो थारू के देव, अब तो मुझे विश्वास आ गया। बस करो थारू के देव, अब तो तुझे विश्वास आ गया पाखंडी। हाँ महाराज, मैं तुम्हारी शक्ति को पहचान गया। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसी रात धनेश्वर बाबा अपने चेलों के साथ वहां से कूच कर गए। अगला दिन जब सुबह गांव के लोगों को धनेश्वर बाबा के चले जाने की खबर मिली, देख लिया मुखिया जी, मैं पहले ही कहता था थारू के कुएं में भूतों का वास है। मुझे तो यह धनेश्वर बाबा भी कोई ढोंगी लगता था। कितनी जल्दी डर कर भाग गया थारू बाबा से। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर वह ढोंगी था तो सबके मन की बात कैसे जान लेता था? आखिर यह धनेश्वर बाबा था कौन, कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इसका तो आज तक पता नहीं चल सका। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे डर है कि कहीं इस गांव पर मुसीबत का कोई पहाड़ न टूट पड़े। अरे शुभ शुभ बोल मनसुख। तभी केशव पंडित ने अपने कुछ साथियों के साथ गांव में प्रवेश किया। अरे, यह आदमी कौन है जो इतने आदमियों को लेकर गांव में आया है? यह तो उस फौजी का दोस्त है मुखिया जी, पहले भी एक बार गाँव में आ चुका है। पता नहीं पंडित का यह फौजी बेटा इस गाँव में क्या गुल खिलाएगा।
मनसुख, तू जाकर पता लगा कि यह आदमी इतने आदमियों को लेकर इस गांव में क्यों आया है। तुम चिंता न करो मुखिया जी, मैं अभी सब पता लगा कर आता हूँ। इतना कहकर मनसुख वहाँ से चला गया। उस रात अजय के घर के बाहर केशव पंडित और उसके सब साथी सो रहे थे। अचानक रात के 12 बजे केशव पंडित को वही नकाबपोश हाथ में लालटेन लिया जाता हुआ दिखाई दिया। अजय, देखो वही नकाबपोश आज फिर जा रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं। दोनों मित्र उसके पीछे पीछे चल पड़े। वह नकाबपोश जब थारू के कुएं के पास पहुंचा तो थारू बाबा एक पेड़ की ओर से निकलकर बाहर आ गया। तुमने बड़ी देर कर दी, क्या करता, मौका देख कर आया हूँ। अगले ही पल कुएं के अंदर से लिफ्ट बाहर आई और दोनों उस लिफ्ट पर चढ़ गए। दूसरे ही क्षण वह लिफ्ट कुएं के अंदर धंसती चली गई। तुम्हारी कुछ समझ में आया अजय? हाँ, सब समझ में आ गया। मुझे लगता है इस कुएं में इन बदमाशों का कोई अड्डा है और ये लोग ज़रूर कोई अवैध धंधा करते हैं। ये कौन सा अवैध धंधा करते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए इस मौत के कुएं में जाएगा कौन? मैं जाऊंगा कैसो और पता लगाऊंगा कि ये कौन लोग हैं और क्या धंधा करते हैं। तभी कुएं के अंदर से घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो गई। शायद लिफ्ट ऊपर आ रही है, चलो जल्दी से छिप जाएं। और वे दोनों एक पेड़ की ओट में जा छिपे। थोड़ी देर में लिफ्ट ऊपर आ गई। अब यह जगह खतरे से खाली नहीं है बाबा, इसलिए अब कोई और ठिकाना ढूंढो। यही मैं सोच रहा हूँ, मगर तुम लोगों को उस पंडित की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? हत्या ना करते तो और क्या करते? इसके अलावा हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी तभी तो हत्या करनी पड़ी। यह कहकर वह नकाबपोश उस दिन की घटना सुनाने लगा। उस दिन मैं इसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक वो कुएं से बाहर निकला। तभी वह पंडित राजा राम हमारे सामने आ गया। उसने हम दोनों को पहचान लिया था। तो तुम हो थारू के कुएं के भूत। चलो अच्छा हुआ कि आज मैं जल्दी की वजह से इस रास्ते से होकर गुजर रहा था तो तुम्हारी असलियत का पता चल गया। तू यहाँ से जिंदा बचकर जाएगा तब ना। उसकी बात सुनकर हम लोग डर गए, इसलिए हमने उसे गला घोंटकर मार डाला। चलो छुट्टी मिली इससे और अपना भी भेद खुलने से बच गया। पूरी घटना सुनाने के बाद अब तुम ही बताओ बाबा कि उसे मारते नहीं तो क्या करते? यह तो तुमने ठीक किया, लेकिन अब आगे के लिए सतर्क रहो। लेकिन उस सारे माल का क्या होगा जो हम तैयार कर चुके हैं? उसे मैं किसी दिन आकर एक ट्रक में भर कर ले जाऊंगा। इस तरह तुम्हारा यहाँ से माल ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो तो अपनी सब पार्टियों को खबर कर दो कि वह स्वयं आकर अपना माल ले जाएं। यह ठीक रहेगा। मैं सोमवार की शाम को अपने सब एजेंटों को लेकर यहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम सब प्रबंध रखना। तुम उसकी चिंता ना करो बाबा, हम उन लोगों के स्वागत का पूरा इंतजाम रखेंगे। तो फिर मैं चलता हूँ, सोमवार को आऊँगा। इतना कहकर थारू बाबा वहाँ से चला गया और दूसरा नकाबपोश लिफ्ट के द्वारा कुएं के अंदर चला गया। मेरे विचार से मौका अच्छा है अजय, हमें तुरंत इन नकाबपोश को दबोच लेना चाहिए। तो फिर देख क्या रहे हो, जल्दी से पकड़ लो इसको, कहीं भागने ना पाए। फिर जैसे ही वह पहले वाले नकाबपोश कुएं से हटा कि दोनों मित्र ने उसे पीछे से दबोच लिया। अब भाग कर कहाँ जाएगा बच्चू, सीधी तरह चुपचाप हमारे साथ चला चल, वरना हम तुझे गोली मार देंगे। कौन हो तुम और मुझे पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हो? अपने घर तेरी खातिर करने। वे दोनों मित्र उन नकाबपोश को पकड़कर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही उस नकाबपोश का नकाब उतारा तो अजय चौंक पड़ा। कौन? धर्मदास? तो क्या तुम इस आदमी को जानते हो अजय? कौन है यह? इस गांव का साहूकार। इसका नाम तो धर्मदास है, पर काम सारे ये अधर्म के करता है। ओह, तो यह है वह धर्मदास जिसने धनेश्वर बाबा की ढोंगी और पाखंडी कहा था। लेकिन अगले ही क्षण अजय ने गुस्से में भरकर धर्मदास का बाजा बजा दिया। आह, मार डाला। बता लाला, यह सब क्या गौरव धंधा है? यह थारू बाबा कौन है? वह दूसरा नकाबपोश कौन था? उस थारू के कुएं में कौन सा धंधा होता है? धर्मदास के मुंह से खून बहने लगा। अब क्या मेरी जान ही ले लोगे पंडित? तुम तो बहुत जुल्म करते हो अजय, जरा आहिस्ता से काम लो। धर्मदास बहुत शरीफ आदमी है, सब कुछ बता देगा, लेकिन प्यार से। तो फिर तुम ही पूछ लो, मुझे प्यार व्यार नहीं आता। तब तुम्हें शायद पता नहीं लाला कि यह अजय वैसे तो जाति का पंडित है, लेकिन बड़ा कसाई फौजी है ना। इसलिए तुम मुझे बता दो कि थारू के कुएं में सोने का कैसा भंडार है। अगर मैं तुम्हें सब बता दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यह चाहे छोड़े ना छोड़े। तुम तो बहुत भले आदमी हो, हर किसी के आड़े वक्त में काम आते हो। अब जल्दी से शुरू हो जाओ। वह थारू का कुआं भूतों का कुआं नहीं है, बल्कि गोला बारूद बनाने का एक बड़ा कारखाना है। उस कुएं में आने जाने के लिए एक लिफ्ट लगी हुई है। इस अवैध हथियार और गोला बारूद का तुम क्या करते हो? वह सारा सामान हम डाकू ज्वाला सिंह को सप्लाई करते हैं और ज्वाला सिंह उसे देश के दुश्मनों तक पहुंचाता है। अच्छा, अब यह बताओ कि यह थारू बाबा कौन है? थारू बाबा ही ज्वाला सिंह है। भाई वाह, ये डाकू कब से साधु बनने लगे?
एक प्रश्न और धर्मदास जी, यह ढोलक बजने और खून बरसने का क्या रहस्य है? ये दोनों काम यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। ढोलक की आवाज़ एक छोटे से टेप में कैद है और यह टेप एक पेड़ की खोल में छिपा हुआ है, तथा खून की बूंदें एक इलेक्ट्रिक गुब्बारे द्वारा ऊपर से टपकती है और इन दोनों का कनेक्शन कुएं की सुरंग से जुड़ा हुआ है। ये दोनों काम लोगों को डराने के लिए किए जाते हैं। ये सारी कहानी तो तुमने बता दी, अब पंडित राजा राम जी के मर्डर केस का भी कुछ किस्सा हो जाए। उनकी हत्या मैंने की थी, क्योंकि वह हमारा सारा भेद जान गए थे। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो कि वह हत्या तुमने की थी? हाँ, वह हत्या मैंने की थी। अब तो मुझे छोड़ दो। ज़रूर छोड़ देंगे, लेकिन थाने ले जाने के बाद, क्योंकि तुम्हारा सारा बयान तुम्हारी ही आवाज़ में हमने टेप कर लिया है, जो तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। टेप देखकर धर्मदास एकाएक बौखला उठा। धोखा? यह तुमने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। धोखा हमने किया है या तू देता आया है इस गांव के लोगों को, इस देश और समाज को? उसके बाद दोनों धर्मदास को पुलिस थाने ले गए। यह लीजिए इंस्पेक्टर, पंडित राजाराम का हत्यारा और देश का दुश्मन। और यह रहा इसका इकबाली बयान जो इस टेप में मौजूद है। कौन? धर्मदास। सोमवार की शाम को गांव के लोग केशव और अजय के साथ अपने अपने हथियार लेकर भूता मैदान में जा डटे। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें, लेकिन बिना इशारा पाए कोई भी आदमी हथियार नहीं चलाएगा। ठीक है केशव भैया। उनके साथ पुलिस का एक दल भी था, जिसने पूरे इलाकों को घेराबंदी कर रखी थी। फिर अंधेरा होते ही डाकू ज्वाला सिंह अपने टोली के साथ वहां आ पहुंचा। सरदार, तुम्हारा वह एजेंट कहाँ है? तुम तो कह रहे थे कि वह हमें भूता मैदान में खड़ा मिलेगा। तो इसमें झूठ क्या कहा था मैंने? वह देखो, थारू के कुएं के पास खड़ा है। सारा इंतजाम पूरा हो गया धर्मदास। सब इंतजाम है सरदार, सिर्फ आपके अंदर पहुंचने की देर है। लेकिन सरदार, तुम कहते थे कि तुम ये सारा माल विदेशी एजेंटों को सौंपते हो, मगर ये सब लोग तो इसी देश के हैं। तो इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? गोला बारूद चलना चाहिए, चाहे हमारे देश के लोगों पर चले या विदेशी लोगों पर। हम लोग तो जंग के पुजारी हैं और तुम दौलत के। तुम्हें दौलत चाहिए, चाहे वह माँ का कफन बेचकर मिले या भाई का खून बेचकर। तुम्हें जंग और अमन में क्या लेना देना? तुम सचमुच में एक डाकू हो। तुमने अपना ज़मीर बेच डाला है, लेकिन मैंने अभी अपना ज़मीर नहीं बेचा है ज्वाला सिंह। धर्मदास, यह तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम एकाएक बदल कैसे गए? इसलिए कि मैं धर्मदास नहीं हूँ डाकू ज्वाला सिंह, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत हूँ। इतना कहने के साथ ही नकाबपोश ने अपना नकाब उतार फेंका। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो हिला, नहीं तो गोली मार दूंगा। अगले ही क्षण उस भूता मैदान में चारों ओर से आदमी अपने अपने हथियार लेकर बाहर निकल आए। डाकू ज्वाला सिंह, पहचानी धनेश्वर बाबा की शक्ति? धनेश्वर बाबा? हाँ, मैं ही हूँ धनेश्वर बाबा, और ये सारा जाल मेरा ही बिछाया हुआ है डाकू ज्वाला सिंह। उफ, यह तो बुरे फंसे। इस धर्मदास ने हमें धोखा दे दिया डाकू ज्वाला सिंह। वह बेचारा क्या धोखा देगा तुम्हें, वह तो खुद धोखे में आ गया। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इन सबको। ओके सर। अगले ही क्षण इंस्पेक्टर प्रशांत ने उन सबको हथकड़ियाँ पहना दी। हवलदार, ले जाओ इन सबको पकड़कर थाने। ओके सर। डाकुओं के पकड़े जाने के बाद मेरी एक बात समझ में नहीं आई केशव पंडित, कि आपने धनेश्वर बाबा का रूप धारण क्यों किया? इस गांव के लोगों का भेद लेने के लिए? मुझे शक था कि पंडित राजाराम की हत्या में गांव के किसी आदमी का हाथ है। फिर दूसरे के मन की बात आप कैसे जान लेते थे? मनोविज्ञान से और कुछ जासूसी करवाकर बातों का पता लगवा लेता था। तो फिर आप इस थारू बाबा से डर कर क्यों भाग गए? मैं भागा नहीं था, बल्कि इनका पता लगाने के लिए मैंने एक चाल चली थी, ताकि ये लोग बेफिक्र हो जाएं। अगले दिन कैसो जब उस गांव से जाने लगा, मैं तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं दोस्त, कि तुमने मेरे पिता के कातिल को पकड़वा कर मेरे वचन की लाज रख ली। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है मित्र। मुझे तो सरकार की तरफ से इस थारू के कुएं का भेद मालूम करने के लिए ही नियुक्त किया गया था, और यह एक इत्तेफाक था कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई, इसलिए दो काम मुझे एक साथ निपटाने पड़े। तो क्या सरकार ने आपको थारू के कुएं का रहस्य जानने के लिए भेजा था? जी मुखिया जी, अब ना कोई ढोलक बजेगी और ना ही खून बरसेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्ते। धन्य हैं आप लोग भी, जो अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की जानों को बचाते हैं। इसी का नाम तो सेवा है। आप हमें बहुत याद आएंगे केशव पंडित, यही मेरे काम का पुरस्कार है। समाप्त।